कम से कम एनएसडी के 100 एक्टरों ने हमारे साथ काम किया। 16:9 का जो फॉर्मेट, सिनेमास्कोप फॉर्मेट ऑफ टेलीविजन था, वो सबसे पहले हमने किया। हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करने के बाद एक चीज तैयार करते हैं। तो मैंने 1.5 साल में कम से कम 400-500 फिल्में देखी होंगी वहाँ पे। तो हमारी ऑडियंस को ये कहाँ देखने को मिलेगी? कहाँ इसको ओटीटी पे रिलीज करने वाले हैं? कहाँ इसको कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो जिंदगी ने बहुत कुछ, मगर जो दिया वो दिया देर से। दिया देर से। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। दोस्तों, निदा फाजली साहब की ये शेर तो आपको याद ही होंगे। चलिए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हैं एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने निदा फाजली के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। आइए चर्चा करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में और उनके इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सबसे पहले सर, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि जो आपका सफर है ये शुरू कैसे हुआ। हालांकि आप के बारे में बताना चाहूंगा तो पॉडकास्ट में समय कम है। इन्होंने सर इतनी फिल्में बनाई हैं, इतने इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में काम किए हैं। अब जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है हम स्पेशली उस पर चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ था। मैं यूपी का हूँ ओरिजिनली, और मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स करने के बाद में मैं एमए इकोनॉमिक्स में मैंने एडमिशन लिया। दैट वाज 1987-88। तो उस समय क्या हुआ कि वो इरा था, वो यूपी में एक अलग तरीके की बहुत ही डेडली गुंडागर्दी का एक दौर था। और मैं यंग था, तो कई बार आदमी रिएक्ट कर लेता है। तो मेरे एक दो काफी बड़े झगड़े हो गए थे, और कुछ ऐसे लोगों से झगड़े हो गए थे जो कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि अगर ये सस्टेन होते गए तो या तो ये कुछ कर देगा या इसके साथ कुछ हो जाएगा। तो पापा मुझे किसी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि ये गाजियाबाद से निकले और ये बॉम्बे जाए, क्योंकि गाजियाबाद उनको लगता नहीं था कि मेरे लिए सेफ है। तो मुझे यहाँ भेज दिया गया, और यहाँ आकर के मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए मुझे चित्रांजलि स्टूडियो त्रिवेंद्रम में जाना था, और मैंने वहाँ पे करीबन 1.5 साल काम किया। तो मेरी बेसिक ट्रेनिंग जो हुई वो उस माहौल में हुई जहाँ पे अदूर गोपालकृष्णन जैसे लेजेंड्स, मोहनलाल, ममूटी, इस तरीके के लोग जो थे, वो आप चलते फिरते उन लोगों को देख लेते थे, उनकी फिल्में देख लेते थे, और आपको सिनेमा के बारे में समझ में आने लगता था। अब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद में मेरी इच्छा ये थी कि मैं एक HCL कंपनी थी, उसमें इंटर्नशिप की कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकली थी। तो मेरी इच्छा थी कि मैं HCL में इंटर्नशिप करके और वहाँ पे जाऊँ। लेकिन पापा मुझे वहाँ रखना नहीं चाहते थे, तो मुझे यहाँ भेज दिया गया। फिर मैं चित्रांजलि चला गया, और मेरे ख्याल से मेरी ऐसे माहौल में इनिशियल ट्रेनिंग हुई जो कि मेरे ख्याल से जो भी मैंने ज़िंदगी में किया सीखा इनिशियली वहीं से। तो इसकी मतलब इस वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद क्या हुआ कि एक शौक, वो भी शायद मेरे ख्याल से केरला के माहौल से था या क्या था। मुझे पढ़ने वढ़ने का कोई शौक नहीं था, मतलब किताब दूसरों का लिटरेचर पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कोर्स की किताबें पढ़ने का शौक नहीं था। तो लेकिन वहाँ पे जाकर के एक अजीब सी एक आदत पड़ी पढ़ने का। मतलब हालत ये हो गए थे कि दिन में 2-3 अखबार जो है वो पहले शब्द से लेकर के और आखिरी शब्द तक पढ़ना, और जो भी किताब मिल जाए उसको पूरा का पूरा पढ़ना, और पढ़ता ही रहता था, या तो काम करो या पढ़ो। और उसके अलावा एक आदत और थी, चित्रांजलि स्टूडियो जो था उसके बिल्कुल उतरते ही एक थिएटर था, बहुत ही छोटा सा शेडी सा ही थिएटर लगता था, लेकिन वहाँ पे हर रोज जो है नई फिल्म लगती थी। तो मैं जिस टाइम लोगों का लंच होता था मैं उस टाइम भाग जाता था, और मैं नीचे जाकर के
एक फिल्म देख लेता था, तो मैं रोज एक फिल्म तो देखता ही देखता था। तो मैंने 1.5 साल में कम से कम 400-500 फिल्में देखी होंगी वहां पे। तो ये थोड़ी सी ट्रेनिंग थी। फिर एक अजीब सा किस्सा हुआ। मैं बीकॉम करने के बाद में मैंने एमए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट ईयर तक तो मैं वहाँ पे था 88 तक। लेकिन 89 में फर्स्ट ईयर में मेरा क्या हुआ था, 300 में से 142 नंबर आए थे। मतलब लिटरली थर्ड डिवीजन थी, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। तो लेकिन फिर मैं काम करना शुरू कर दिया। तो 9th में 1989 को मेरे एमए के फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे थे। और मैं एमए सेकेंड ईयर के टाइम पे मैं एक दिन भी कॉलेज नहीं गया। मुझे नहीं मालूम कि मतलब किताबें क्या थी और कोर्स क्या था या जो भी था या नहीं था। तो पापा का मेरे पास फोन आया 8 तारीख की सुबह को कि कल से तुम्हारे पेपर हैं फाइनल ईयर के। तो मैंने कहा पापा से, पापा मैं तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब पता था तो क्या हो गया? तो भी तो 142 ही आए थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो लोग कहेंगे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो, वरना ग्रेजुएट तो मेरे ड्राइवर और पियोन भी हैं। तो बुरी लग गई थोड़ी सी। 6 बजे बगैर किसी चीज के मैं कॉलेज पहुंच गया। अच्छा, अब मैं तो 6 बजे पहुंच गया, लेकिन 6 बजे तो गेट भी नहीं खुला था कॉलेज का। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ लोगों का। तो जैसे ही खैर 6:30 बजे के आसपास में गेट वेट खुला, कुछ टीचर वीचर आए। मैंने तो कहते हैं अच्छा तू कहाँ से आ गया? मैंने कहा सर वो मतलब टेस्ट देना है। कहते हैं मतलब फायदा क्या है? मैंने कहा देखते हैं सर। तो फिर मैंने पता किया कि एग्जामिनर कौन है जो हमारे रूम का। तो मैंने एग्जामिनर से जाकर के रिक्वेस्ट करी कि सर मैं कैन आई स्टार्ट माई टेस्ट एट 8 o'clock इंस्टेड ऑफ 7 o'clock। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो लेट आओगे मैं तुम्हें एंट्री दे दूंगा। तो फिर जो बच्चे थे, जो हमारे दोस्त लोग थे, उनसे मैंने किताबें ली। और मैंने जो मैं पढ़ सकता था 1-1.5 घंटे में, वो मैंने पढ़ करके मैंने 8 बजे टेस्ट शुरू किया और मैंने पहला पेपर दे दिया। उसके बाद में 9th से लेकर के 19th तक सारे जो 7 पेपर थे वो थे। तो दूसरे की तैयारी थोड़ी बेटर हो गई, तीसरे की थोड़ी और बेटर हो गई, और होते 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 मेरे टेस्ट हो गए। और आप मानिए या ना मानिए, मैं नकल मैं करता नहीं था। मेरे को 350 में से 216 नंबर मिले, विच वॉज फर्स्ट डिवीजन। क्या बात है। और मेरी एक कुलीग थी जो स्कूल में से साथ में थी और वो टॉपर थी। मैं टॉपर था। और सेकेंड ईयर की वेटेज की वजह से मेरे स्ट्रॉन्ग सेकेंड डिवीजन हो गई थी मेरी। इंस्टेड ऑफ मतलब जो 43% नंबर थे, उसके बदले मेरी 58 या 59% के आसपास की। और विश्वास मानिए, उस समय में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन लाना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या? ये एक कहानी है। मैं एक छोटी सी एक कहानी और जोड़ता हूँ इसमें। हाँ जोड़िए। जब मेरा आखिरी पेपर था इंग्लिश का 50 नंबर का, तो इंग्लिश जो थी वो ठीक हो गई थी। ठीक है। तो मेरा पेपर खत्म हो गया 50 मिनट में। मैंने 50 मिनट में अपना पेपर कर दिया और अब मैं बैठा हूं, क्योंकि 1 घंटे से पहले आप हॉल नहीं छोड़ सकते। तो पीछे से मुझे आवाज आई, भाई साहब क्या हुआ? कहता भाई साहब मेरा पेपर कर दो। मैंने कहा पेपर कर दो? कहता भाई साहब मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा पेपर कर दो यार, मतलब पेपर कैसे कर दो? तो भाई साहब देखो मैंने कुछ नहीं लिखा है, आप कर दो, वरना मेरा तो लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी शीट उसको दी, उसकी शीट मैंने ली और मैंने उसका भी पेपर कर दिया। उसका जब पेपर किया तो मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम लगा करके किया। अब आप मेरे इंग्लिश में
50 में से 42 आए, उसके 44 आए। और उसकी बेचारे की शादी डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि उस जमाने में होता था नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है तो, और पोस्ट ग्रेजुएट लड़का इंग्लिश में 44 नंबर वाला, तो उसकी मतलब, तो उसके बाद में जब मैं बॉम्बे था तो उसके माँ बाप, उसके सास ससुर बीवी, वो मुझे मिलने के लिए आए थे बॉम्बे, कुछ फल वल लेकर के बहुत सारे, इंग्लिश की वजह से। हाँ। और मतलब खैर जो भी है, तो यू नो दिस इज, दैट वाज द लाइफ दैट आई वाज लिविंग। एंड लेकिन फिर ये हुआ कि यू नो चस्का चढ़ने लग गया। एक क्या होता है ना कि इंग्लिश, क्योंकि मेरी मदर टंग नहीं थी, मेरी भाषा नहीं थी, इंग्लिश में जो भी वो 42 नंबर आए और दूसरे बंदे के 44 नंबर आए, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे पता नहीं, एक एक जो यूपी वालों के लिए एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है वो ये होता है कि हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो मुझे तो मतलब मेरा तो कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे था बिल्कुल। और उसके बाद मैंने जो भी किया, मैं मेरे क्या, इट्स ऑनेस्ट कन्फेशन एंड ऑनेस्ट ट्रुथ, आई बिकेम फियरलेस। मेरे को किसी चीज का, किसी बात का कोई डर नहीं लगता था। बॉम्बे, जो कि यूपी वालों के लिए एक बॉम्बे बहुत बड़ी चीज होती थी, बॉम्बे से कोई घूम के भी आता था ना तो लोग उसको देख रहे यार तुम बॉम्बे में, कुछ वो एक माहौल होता था उस जमाने का। उस जमाने में मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने कॉलेज का नाम एमएमएच कॉलेज नहीं बोलता था, मैं अपने कॉलेज का नाम बोलता था महानंद मिशन हरिजन महाविद्यालय। तो मतलब जो चीज हाइड की जा रही थी उस समय। जो 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 लोग जिस चीज को मतलब एक्नॉलेज करने के लिए डरते हैं, मैं उसमें हाईलाइट करके बोलता था कि ये हूं मैं। आप मेरे साथ, आप अंग्रेजी में बात करिए, आप मेरे से हिंदी में बात करिए, आप मुझसे अवधी में बात करिए, आप मुझसे पंजाबी में बात करिए, और मैं आपको जवाब दूंगा। तो एक मतलब एक एक करियर का एक हाई सा मतलब रहा हमेशा। और केरला जा करके, क्योंकि मलयाली नहीं आती थी, एक बिल्कुल ही अलग, कल्चरली बिल्कुल अलग चीज थी, तो वो एक कॉन्फिडेंस ऐड होता गया धीरे धीरे लाइफ में। और उसका असर ये हुआ कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट मैंने शायद 7 या 8 हजार एपिसोड्स बनाए हैं, 10 कम से कम 10 भाषाओं में, मैंने जो कुछ भी किया लाइफ में वो अपनी तरह की पहली चीज थी। मेरी जिंदगी के अगर आप प्रोजेक्ट्स उठा करके देखेंगे, जो भी मैंने किया है वो पहली बार हुआ है। डेली सोप अगर हिंदुस्तान में बना तो पहली बार हमने बनाया। जो 16:9 का जो फॉर्मेट, सिनेमा स्कोप फॉर्मेट ऑफ टेलीविजन था, वो सबसे पहले हमने किया। एक भाषा के शो को 4 भाषाओं में कन्वर्ट करना हमने किया। पहला डेली माइथोलॉजिकल हिंदुस्तान का बना तो हमने बनाया। पहले डेली माइथोलॉजिकल को 4 भाषाओं में कन्वर्ट करके और 7 चैनलों के ऊपर साइमल्टेनियस टेलीकास्ट किया तो हमने किया। और उसके साथ में 96 का वर्ल्ड कप किया, 99 का वर्ल्ड कप किया, 98 का एशियन गेम्स किया। तो मतलब एक अजीब तरीके का एक हाई था। मतलब मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ। तो वो मेरी जिंदगी चलती गई और मैं करता गया चीजें। और मैंने फिर, मैं टीवी इतना कर चुका था कि मैं पक गया था टीवी करते करते। और हमने जो पहला डेली सोप बनाया था वो डेली पॉलिटिकल शो था। मतलब वो एक फर्ज करके कहानी थी जिसमें हमने आशुतोष राणा, दीपक काजर, संध्या मृदुल, प्रशांत नारायणन, मतलब ये उस समय या तो इनका पहला या दूसरा प्रोजेक्ट था, जो आगे चल के ये सब लोग बहुत बड़े स्टार बने। तो उन सब के साथ हमने काम शुरू किया। जो हमने फर्ज, जो हमारा सीरियल था, एनएसडी के पहले बैच 1957 का के बैच के प्यारे मोहन सहाय एक एक्टर थे और आखिरी बैच का आशु था। तो मतलब हमारे पास हमने हजारों, मेरे ख्याल से हजारों एक्टरों ने काम किया एनएसडी के पहले बैच से लेकर के आखिरी बैच तक। कम से कम एनएसडी के 100 एक्टरों ने हमारे साथ काम किया। तो हम लोग एक मतलब एक वो चस्का चढ़ जाता है ना लाइफ में कि मैं जो भी करूंगा कुछ भलता करूंगा, कुछ नया करूंगा, कोई ऐसी चीज नहीं करूंगा जो कि पहले कभी नहीं हुई है। तो ये सब हम करते रहे और एक मेरे ख्याल से बहुत एक सेटिस्फाइंग जर्नी रही। फिर टीवी इतना कर लिया और उसके बाद में वो टीवी का एक अजीब ही रूप शुरू हुआ
कुछ अलग तरीके के सोप ओपेराज बनने लग गए जो कि साड़ी बिंदी टाइप के थे, तो मेरा इंटरेस्ट टेलीविज़न से ख़त्म हो गया था। फिर मैंने कुछ फ़िल्मों पे काम करना शुरू किया, तो मैंने पहले एक टेलीफ़िल्म बनाई भैरवी करके, जो कि रफ़ली पंडित रविशंकर की ज़िंदगी से और अन्नपूर्णा जी की ज़िंदगी से थोड़ी इंस्पायर्ड थी। फिर एक और टेलीफ़िल्म बनाई अर्जुन वर्मा नाम से, रणबीर शौरी था उसमें। फिर पहली फ़ीचर फ़िल्म बनाई मैंने 2007 में। उस समय किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा इशू बन रहा था विदर्भ में। कहा जाता था कि लाखों लोगों ने आत्महत्या करी थी। तो मैंने एक समर 2007 करके एक फ़िल्म बनाई किसानों की आत्महत्या के ऊपर, और वो कमर्शियली तो वो फ़िल्म बहुत ही मतलब मेरा सभी कुछ डूब गया था उसमें। लेकिन वो फ़िल्म कई फेस्टिवलों में गई। फिर उसके एक जो किक होता है, इंडियन पैनोरामा में वो सेलेक्ट हुई, तो एक उसका एक किक होता है, तो फिर वो आपको सस्टेन करता है। तो फिर उसको धीरे-धीरे करके फिर और आगे फ़िल्में बनाई। पुलिस एट्रोसिटीज़ के ऊपर एक फ़िल्म बनाई पैरानोया नाम की, फिर एक साइबर क्राइम के ऊपर फ़िल्म बनाई मनी देवो भव। तो जो काम किया वो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा सोशली रेलेवेंट था। बहुत ज़्यादा मतलब हार्डकोर कमर्शियल काम नहीं था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइंग था। और उससे होता क्या है कि आप ऐसा काम अगर करते हैं जो कि सोशली रेलेवेंट हो, तो आप पढ़ते बहुत हैं, आप रिसर्च बहुत करते हैं, और आप एज अ क्रिएटिव पर्सन या एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस चलता रहा। और उसके बाद जब 36 साल मेरे इंडस्ट्री में हो गए थे 2024 में, तो मेरे एक नेम से एक मित्र हैं अतुल गंगवार। उनका निदा साहब के साथ बहुत लंबा रिश्ता था, और निदा साहब के आखिरी के जो साल थे, निदा साहब ने जो कुछ भी काम किया था वो अतुल गंगवार के साथ ही किया था। 18 साल का उन लोगों का रिश्ता था। और अतुल को इश्क था निदा साहब से, वो मतलब निदा साहब भी उसको बेटे की तरह मानते थे। तो निदा साहब सडनली चले गए थे 2016 में। तो वो मैंने जब अतुल को फोन पे खबर मिली थी कि निदा साहब चले गए, तो मैंने उसको रोते हुए देखा था, तो मुझे पता था कि वो रिश्ता क्या है। मैं निदा साहब से कभी नहीं मिला। और निदा साहब एक ऐसे पोएट हैं जिनका जिनके शेर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे शेर उनके ऐसे हैं जो कि मुहावरों की तरीके, जैसे कि हम किसी बात को बताने के लिए हम एक फ्रेज बोल देते हैं, तो वो उस तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि लिखा निदा नहीं। क्योंकि निदा एक रिबेल थे। निदा एक वो कभी भी उन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश नहीं करी। वो जैसे थे वो वैसे ही थे। और जिस तरीके से आपने शो की शुरुआत की, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो निदा साहब के बहुत सारे रूप थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता था कि आप उनका कौन सा रूप देखना चाहते हो। उनका रिबेल का भी एक रूप था, उनका एक रोमांटिक रूप भी था, उनका एक सोशल कॉज का भी एक रूप था। वो मुसलमान थे, लेकिन ज़्यादातर सॉरी माय सेइंग कि मतलब क्योंकि उन्होंने मालती जी से शादी की थी, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो मालती जी को कन्वर्ट करा लें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मालती हमेशा मालती ही रहेगी। तो मालती जी हमेशा मालती रहीं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब उनकी कम्युनिटी उनको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे रूप में नहीं देखती थी। फिर वो एक उनकी आइडियोलॉजी जो थी वो एक वामपंथी की भी थी, एक लिबरल की भी उनकी आइडेंटिटी थी। लेकिन क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी होती थीं, तो कम्युनिस्ट उनको कम्युनिस्ट भी नहीं समझते थे। हिंदू तो वो थे ही नहीं। तो वो उस आदमी की कोई अगर आप उखाड़ के देखें तो कोई जड़ नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही गहरा आदमी था, बहुत ही संवेदनशील आदमी था। और कम से कम 5 या 6 भाषाएं वो लिख और पढ़ सकते थे।
और लिख पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ा भी सकते थे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, ये वो मतलब उनके कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो इन सब भाषाओं में आपको मिलेंगे। तो ही वॉज वेरी लैंग्वेज रिच। और इन टूडेज टाइम नाउ द रेलेवेंस ऑफ निदा एंड प्रॉब्ली द फिल्म दैट आई मेड, वो आज क्या होता है कि हम लोगों को आधी भाषा नहीं आती और हम कुछ ऐसे शब्द लोगों के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं जो कि लोगों के दिल को बहुत छू जाते हैं। और बहुत लोगों के रिश्ते इसलिए खराब हो जाते हैं कि वो शब्दों को ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिनको आधी भाषा नहीं आती। और जो आदमी 5 भाषाएं जानता था, उसने हर किसी के बारे में कमेंट किया जो उसके मन में आता था कि ये बड़ा पोएट है या बड़ा फिल्म मेकर है या बड़ा राजनीतिज्ञ है या जो कुछ भी है। उनके दिल में जिसके प्रति जो भावना होती थी वो उसको शब्दों से एक्सप्रेस करते थे। लेकिन उन्होंने कभी बेल्ट के नीचे किसी को नहीं मारा, उन्होंने कभी कड़वे शब्द नहीं बोले, उन्होंने सिर्फ अपनी भावना को एक्सप्रेस किया। तो निदा की जो सबसे बड़ी रेलेवेंस है आज की तारीख में वो ये है, आपने देखा होगा कि इवन हमारे यहाँ के जो प्रेजेंटली कुछ ग्रेट एक्टर्स हैं, कुछ ग्रेट लिरिसिस्ट हैं, कुछ राइटर्स हैं, कुछ थिएटर वाले हैं, आजकल तो हर न्यूज वाला भी एक एक्टिविस्ट की तरीके से बात करता है। तो ऐसे माहौल में जहाँ पे हर आदमी का एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है, एक व्यू है, एक पॉलिटिकल व्यू है, एक सोशल व्यू है, और वो उसको वेहेमेंटली एक्सप्रेस करता है पूरी ताकत के साथ में। तो ऐसे समय पे कई बार हम लोग अपनी भाषा की मर्यादा को जो है वो छोड़ देते हैं और लोगों को हम लोग हर्ट कर देते हैं। जो आदमी इतनी भाषाओं का ज्ञाता था, इतना पढ़ा लिखा आदमी था, वो कभी भी किसी को अंडर द बेल्ट नहीं मारता था। और तो मेरे ख्याल से एक वो सीखती, ये सब चीजें मैंने सीखी हैं ये फिल्म बनाते बनाते। और मैं निदा का मेरा एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मुझे बदल दिया मैं निदा ने। मतलब मेरे ख्याल से मैं ठीक ठाक ही था, लेकिन मेरा ज्ञान बहुत बड़ा है। जो 1-1.5 साल का प्रोसेस रहा जिसमें मैंने रिसर्च की, सैकड़ों घंटे की फुटेज मैंने देखी, उनकी लिखी हुई शायरी, उनके लिखे हुए दोहे, उनका लिखा हुआ प्रोज, उनका वर्ल्ड व्यू, उनके साथ के जो लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, वो सब चीजें करके मतलब निदा के बारे में तो पता चला, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज की वैल्यू पता चली क्योंकि हम यूपी वाले वैसे ही, एक हम लोगों की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है बहुत लूज टंग होने की। अरे मैं ये कर, अरे उसकी तो ये, हम लोगों की एक टेंडेंसी होती है। तो मेरे ख्याल से मैं शायद थोड़ा सा संभला हूँ, मैं थोड़ा सा शायद लोगों की ज्यादा इज्जत करता हूँ। तो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल जर्नी मेरी रही है मैं निदा को बनाते समय। जितना हम इस बात को सुन पाए उसमें मुझे 2-3 चीजें बहुत साफ से क्लियर हुई। हिस्ट्री क्रिएटर तो आप बने ही, जैसे कि आपने बोला कि डेली सोप आपने शुरू किया और क्रिकेट के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए वो आपने इसको किया। और मैं उस कंपनी का हिस्सा था जो उस वो कर कंपनी रहे हिस्से थे। थे। तो मतलब आप किसी का हिस्सा होते हैं तो आपका कुछ ना कुछ उसमें पार्ट रहता है। definitely। तो आपने फिल्म फॉर्मेट पे भी काम किया, टीवी फॉर्मेट पे भी काम किया, तो एक फॉर्मेट आपका बचा हुआ था डॉक्यूमेंट्री का, उस पे आपने एज ए डायरेक्टर इसमें किया, जैसे निदा फाजली वाली जो डॉक्यूमेंट्रीज में आपने एज ए निर्देशन अपने आप को स्थापित किया है। मैं वहां से शुरू करता हूँ सर, कि जब आपके फादर ने आपको मुंबई भेजा तो यूपी से सुरक्षित और बहुत सारे शहर थे, उन्होंने आपको मुंबई क्यों भेजा? क्या आपकी फैमिली में पहले कोई दिमाग में चल रहा था कि हमारी फैमिली से कोई तो मुंबई में एक आदमी होना चाहिए, नहीं, ये एक वजह? नहीं, मेरे फादर के जो छोटे भाई थे वो एक फिल्म मेकर थे। हाँ, तो असल में मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जड़ें आपके घर में थी फिल्म मेकिंग की, या कला के माध्यम से कोई ना कोई आदमी कहीं ना कहीं पहुंचता, तो आपके खून में, मैं कहना चाहूंगी वो बात थी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से आज आपने 37 साल दिए और लगातार आप काम कर। हाँ मतलब देखिए, बॉम्बे अपने आप कोई ऐसे आ नहीं सकता। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था। तो बस इत्तेफाक बना, इतना पक्का था कि अगर बॉम्बे में मेरा कोई नहीं होता तो पापा कहीं और भेज देते।
ये पक्का था, वो मुझे मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा डॉन था, उसका बेटा जो है वो घर में बंदूक लेकर के आ गया था। तो उसके बाद में मतलब मेरा वहां रहना जो था वो पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, नहीं असल में होता क्या है सर कि जिस एज में आप मुंबई आए, उस एज में पेरेंट्स को एक चिंता सताने लगती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आप तो उस समय मुझे लगता है कि एमकॉम कर रहे एमए। थे, एमए हाँ कर रहे थे। तो ऐसे में उनको ये डर था कि हमारा बच्चा कोई कैरियर स्टैब्लिश करे। और मुंबई में तो एक ऐसी ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है ना सर, यहाँ पे पेंशन नहीं है, यहाँ सैलरी नहीं है। और ऐसे में पेरेंट्स ने जो डेयरिंग आपके लिए दिखाई, इसलिए दिखाई कि हमारा बेटा सुरक्षित रहे, या दूसरा एक वो भी छोर था कि हमारा बेटा अपने चाचा के पास जाकर के कुछ फिल्म मेकिंग सीख ले। दोनों बातें थी। नहीं, सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं था, और कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये जो केरला वाला प्रोजेक्ट आपको मिला, ये एक्सीडेंटली या आपने कुछ एफर्ट्स किए इसके लिए? नहीं, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट, पहला प्रोजेक्ट एक्सीडेंटली था। और ये जो हम बात कर रहे थे फॉर्मेट की, आपने सिनेमा किया, टीवी किया, उसके बाद अभी डॉक्यूमेंट्री में आए। ये जो निज़ा फाजली की जो डॉक्यूमेंट्री आपने शुरू की, ये आपके जो दोस्त हैं उनकी उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी इसलिए कि, या निदा फाजली को आप पर्सनली भी कुछ जानते थे क्योंकि ख्याल आया कि कुछ ऐसा किया जाए? नहीं, मैंने ये सिर्फ देखिए, अगर इतना मैं पक्का कह सकता हूँ कि इंडस्ट्री में मेरा अगर कोई भी दोस्त है तो वो ये तो कहेगा कि अतुल दोस्ती में कुछ भी कर सकता है। मैं तो मैंने जितनी फिल्में बनाई, मैंने तो मतलब जो मेरी पहली फिल्म थी समर 2007, वो मैंने क्यों बनाई, उसको सिर्फ बनाने का एक रीजन ये था कि मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा डायरेक्टर था, और वो एक 2000 के बाद में कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी थी और बहुत यंग फिल्म मेकर्स जो थे कुछ फिल्में बनाने लगते थे। और वो थोड़ा सा मतलब मैं भी 40 के आसपास था, वो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था। तो वो भी, यार अतुल फिल्म कब बनाएंगे? मैंने कहा यार जिस दिन मेरे पास पैसे का इंतजाम हो गया उस दिन बनाएंगे। तो उसको कमिट कर रखा था मैंने। तो इसलिए मतलब तो उस दोस्ती में मैंने वो किया, इस दोस्ती में मैंने ये किया। मैं दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज जो हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज के बाद ये हमारे दोस्त हैं, हम इनके दोस्त हैं, और अगली फिल्म आएगी हमारी दोस्ती के ऊपर। ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। खैर ये मजाक था सर। और अब हम चलते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। ये फैसला किसने किया कि आपने इसमें डायरेक्शन ही करनी है? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। अतुल तो ये डॉक्यूमेंट्री बहुत सालों से बनाना चाहता था, लेकिन उसका वो निदा के साथ इतना ही साल रहा था कि उसको ये समझ में ही नहीं, वो जब भी वो मतलब लेकर के बैठता था तो उसको ये लगता था मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्या छोड़ूं क्या ना छोड़ूं। तो वो उससे बनी नहीं रही थी इसकी एक स्क्रिप्ट जो होती है या फिर एक नैरेटिव जो होता है, वो उससे बन नहीं रहा था। तो एक दिन उसने मुझे कहा कि इसके लिए कसाई की जरूरत है, जो कि मतलब ये अंश जिंदगी का हटाना है, ये अंश जिंदगी का लाना है, जो मर्सिलेसली उस चीज का फैसला ले सके। मैंने कहा मेरे से अच्छा तो कसाई कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने कहा कि चलो भाई साहब आप करिए ये फिल्म। तो फिर इस तरीके से ये शुरू हुआ। और जैसा मैंने कहा ना कि निदा का नाम मालूम था, और मुझे ये नहीं पता कि निदा ने लिखा क्या था, क्योंकि निदा की लिखी हुई चीजें, निदा इतना पॉपुलर नाम नहीं था, कभी भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना प्रमोशन नहीं किया। एक मतलब एक शेर था निदा साहब का, जो कि हमारी फिल्म में कुलदीप सिंह जी एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत सीनियर हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास करना, जिसकी कॉम्पोजिशन थी। तो उन्होंने हमारी फिल्म में ये शेर पढ़ा है निदा साहब का कि बदला ना अपने आप को, जो थे वही रहे। वो जैसे थे वो वैसे ही रहे, उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बदला, और कभी किसी की जोर में नहीं लिखा, कभी पैसे के लिए नहीं लिखा। निदा फाजली एक ऐसा आदमी था, एक प्रोड्यूसर था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसका फाइनेंसर बैकआउट कर गया। अब रिकॉर्डिंग चल रही है और निदा साहब के लिरिक्स है, सिर्फ लिरिक्स है। रिश्ता सिर्फ इतना है कि वो प्रोड्यूसर है, निदा साहब लिरिक्स कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है, फाइनेंसर भाग गया, प्रोड्यूसर फंस गया। तो
निदा साहब ने उसको फोन, तेरे को कितने पैसे चाहिए? निदा साहब ने अपने घर से पैसे दिए जिस आदमी से उनका रिश्ता एक प्रोफेशनल बेसिस पे था। तो वो उस तरीके के आदमी थे। मतलब मैं बहुत साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, यहाँ पे लोग मतलब दूसरे का नहीं छोड़ते, अपना तो देने का चांस ही नहीं है कोई। सर, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में कह लीजिए, हमारी संस्कृति में, हिंदुस्तान की संस्कृति की बात कर ली जाए, ऐसे ऐसे लीजेंड हुए सर, ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने ना केवल देश की संस्कृति को बचाने की कोशिश की है, लेखन को बचाने की कोशिश की है, कला को बचाने की कोशिश की है। निदा फाजली साहब नॉट ओनली कि वो 6 लैंग्वेजेस जानते थे, वो उर्दू और हिंदी के अच्छे शायर थे, आपके थ्रू पता लगा कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। तो आपको ये नहीं लगता कि उनकी डॉक्यूमेंट्री बनने में इस देश ने कहीं ना कहीं बहुत देर कर दी है? आज उनके देहांत को मुझे लगता है 8 से 10 साल हो गए। हाँ, लगभग 9 साल हो गए जी। देखिए, हमारे यहाँ तो कुछ ऐसी परंपरा है कि लोगों के, जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। हाँ। और जो आदमी गुजर चुका है उसमें भी हमें 9 साल लग गए डॉक्यूमेंट्री बनाने में। तो देखिए, एक वजह है, निदा साहब मेरे वो 38 बॉर्न थे, मिड 60s में वो 27-28 साल के थे। उस समय से उन्होंने एक उस जमाने के जो 2 सबसे बड़े शायर माने जाते थे, शायर भी और फिल्म लिरिसिस्ट भी, तो उन्होंने एक कुछ क्रिटिक कर दिया था उनका, और उन लोगों को बहुत बुरा लग गया था कि ये कल का लड़का जो है वो हमारे बारे में बोल रहा है। और लेकिन उन लोगों ने ये इंश्योर किया था कि निदा को बैन कर दिया गया। तो निदा को वो अपनी बस पर्सनल शायरी लिखते रहते थे, उनको फिल्म में कोई काम नहीं मिलता था। और बल्कि उनकी जो शायरी थी वो कहीं पब्लिश भी नहीं होती थी, क्योंकि पहले या तो आप मुशायरे पढ़ेंगे या आप पब्लिश करेंगे या फिर आप फिल्मों में लिखेंगे, यही 2-3 ऑप्शन हुआ करते थे। तो ऐसा उनकी लाइफ में कई बार हुआ। निदा से हर आदमी जो है वो अदर देन म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स, जैसे जगजीत सिंह साहब की जो एक गोल्डन पीरियड था गजलों का, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी गजलें निदा साहब की लिखी हुई जगजीत साहब ने गाई हैं। उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता था। तलत अजीज एक बहुत बड़े गजल सिंगर हैं हमारे, उन्होंने बहुत सारी गजलें निदा साहब की गाई हैं। और तो सिर्फ उनको इज्जत सिर्फ उन लोगों के साथ मिली जो कि निदा साहब के लिरिक्स के जरिए अपनी आर्ट को आगे बढ़ा पाए, म्यूजिशियंस और सिंगर्स। लेकिन जो उनकी कम्युनिटी थी, और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होती है राइटर्स की, ऑथर्स की, लिरिसिस्ट की, या शायरों की, या जो भी आप कहें, उन लोगों ने हमेशा निदा साहब से एक तरह से दुश्मनी ही मानी। और निदा साहब कभी वो बकल डाउन नहीं हुए, कभी वो झुके नहीं। तो इसके लिए उनकी इज्जत जहां जहां से होनी चाहिए थी, जहां जहां से उनका रौब बनना चाहिए था, जहां जहां से उनको ये होना चाहिए या निदा साहब के लिए कुछ करना चाहिए, वो सारे क्वार्टर बंद थे। वो इसलिए मतलब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब अभी जैसे कल हमारा शो था यहाँ पे बॉम्बे में, तो शान के फादर मानस मुखर्जी और निदा साहब का रिश्ता जो था वो बहुत पुराना रिश्ता था। और शान के फादर की भी एक कहानी है, बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर थे, लेकिन उनको जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जिस तरह की मतलब शान है या सागरिका जो शान की बड़ी बहन है, वो जिस लेवल के आर्टिस्ट ये लोग बने हैं, सीखा तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फादर से ही था। और शान ने कल कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है, मतलब या जो मैं हूँ वो फादर की वजह से हूँ। तो उनकी भी तकदीर अच्छी नहीं थी। बहुत सारे गाने निदा साहब ने लिखे, मानस दा ने कंपोज किए, लेकिन वो फिल्में रुक गई, कभी इस तरीके की चीज़ें उनके साथ बहुत हुई। और शान के फादर जो थे वो 44 साल की या 45 साल की उम्र में ही गुजर गए थे। तो
होता क्या है कि स्ट्रगल बहुत था इन लोगों की जिंदगी में, सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं था, और जो लोग परिचित थे या जो लोग सपोर्ट कर सकते थे वो धीरे धीरे जाते रहे। निदा साहब कभी किसी के सामने झुके नहीं, तो उनको पसंद कर लोग उनसे मिलने से भी डरते थे, क्योंकि निदा साहब से मिलना मतलब अपने बारे में भी सच जानना, और सच जो है वो एक ऐसी चीज होती है जिसको फेस करने की ताकत बहुत ही कम लोगों में होती है। तो निदा साहब का जो, अगर आप ये कहें कि उनको जो नहीं मिला, उसकी वजह ये थी कि वो झुके ही नहीं। उनका एक शेर है जो हमने फिल्म में भी हमने एक गजल के रूप में हमने लिया है कि कहीं छत थी दीवारों दर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो जिंदगी ने बहुत कुछ मगर जो दिया वो दिया देर से। दिया देर से। तो ये था, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर एक जो डॉक्यूमेंट्री या बननी थी या जो कुछ भी था, ये देर से ही लिखी थी। ये देर से सही, कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, ये तो सही है। आपने कम से कम ये पहलू जो समाज के सामने, दुनिया के सामने उनका कोई पहलू नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि आपने वो सारी तमाम चीजें जो आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं दिखाने की पूरी कोशिश की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आपने जो अभी तक का जो आपका सफर रहा, एज ए प्रोड्यूसर आपने बहुत सारा काम किया, तो पहली बार किसी चीज को डायरेक्शन करने जा रहे थे किसी चीज की, और वो भी निदा फाजली की डॉक्यूमेंट्री की, तो कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री में एक जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं। मतलब अगर कोई विजुअल क्रिएट करना है तो वो आप ही कर रहे हैं। आपके पास डीओपी होता है, वो आपको शूट करके दे सकता है, लेकिन वो फिल्म जैसा स्कोप नहीं होता है। एक कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है डॉक्यूमेंट्री की। आप जो आप पढ़ते रहते हैं, जैसे अगर मैं सपोज 20 लोगों के मैंने इंटरव्यू इस्तेमाल किए डॉक्यूमेंट्री में, अब वो 20 लोग क्या बोलने वाले हैं मुझे नहीं पता, और सब बड़े बड़े लोग हैं। 3 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर सुधीर मिश्रा है, 2 टाइम फिल्म फेयर अवार्ड विनर संतोष आनंद जी है, अमित राय है, शान है, तलत अजीज है। तो ये लोग अपने आप में मास्टर्स हैं। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप ये बोलिए। तो आप सबका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सबका पर्सपेक्टिव ले रहे हैं, लेकिन फिर आपको अपनी एक कहानी तो कहनी है। फिर आपको वो कहानी किसी तरीके, तो मेरे पास मतलब लगभग 30-35 लोगों के इंटरव्यू थे, मैं सिर्फ 22 या 23 को इस्तेमाल कर पाया। मेरे पास 300-350 घंटे की फुटेज थी, उसमें मैं 1 घंटे की मैंने उसमें से फिल्म बनाई है। कम से कम मुझे 600 घंटे के आसपास हमने एडिटिंग की है। तो वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि जो कहानी नहीं है। और निदा साहब के एक कमाल की जो चीज है, निदा साहब का के जो फोटो जो इंटरनेट पे कुछ फोटो हैं उनकी, उसके अलावा पर्सनल है, क्योंकि उन्होंने कभी फोटो तक नहीं खिंचाए। तो मालती जी के पास भी उनके फोटो नहीं है। मुझे निदा साहब के जो मैंने डॉक्यूमेंट्री में जितने फोटोग्राफ्स इस्तेमाल किए हैं वो मुझे शान के एल्बम में से मिले हैं। क्या बात है। तो वो आदमी विचित्र ही आदमी था, उस आदमी का अपना कुछ नहीं है। मतलब शान साहब के फादर के साथ जो फोटोग्राफ्स रहे होंगे उस समय के वो फोटो मेरे पास, वो फोटोग्राफ्स मेरे पास मिले मुझे। और तो मतलब एक, क्योंकि ये फिक्शन नहीं है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही था ये, क्योंकि जैसे आप बहुत सारा काम टेलीविजन के लिए, सिनेमा के लिए कर रहे हैं, तो आपको एक डेडलाइन होती है कि 6 महीने में फिल्म देनी है, साल में फिल्म देनी है। डॉक्यूमेंट्री के साथ अक्सर ये रहता है कि जैसे जैसे आप खोदते चले जाते हैं वैसे वैसे नई नई चीजें आपको मिलती चली जाती है, तो आपका मन करता है नहीं कि खुदाई को बंद किया जाए। देखिए, तो ऐसे में बहुत टाइम भी गया आपका। ऐसा होता है कि एक कहावत है, वो जनरली सब डायरेक्टरों के लिए है, कि अगर आप डायरेक्टर को जिस समय आपकी फिल्म का प्रीमियर चल रहा है ना, तो उसको बोलो कि कुछ करना है क्या, तो वो वहां पे भी बता देगा यार ये थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। तो वो कभी खत्म नहीं होता। तो लेकिन अब आपका प्रोड्यूसर आपका दोस्त हो, भाई जैसा हो, आपकी बहुत इज्जत करता हो, तो वो आपको किसी भी सूरत में आपको
जरा सा भी ऊंचा नीचा कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो मर्यादा में रह करके जो भी कह सकता था मुझे कहता था भाई साहब अब इसको खत्म कर लेते हैं, अब इसको खत्म कर लेते हैं। तो हम तो हमने ये ऐसे किया काम कि अगर हमारा एडिटर जो है वो 2 महीने के लिए किसी और शहर चला गया तो हम उस शहर पहुंच जाते थे, क्या बात है। वहां जाकर के एडिट करते थे। तो हमने मतलब खूब दबा के अच्छे से डॉक्यूमेंट्री का प्रोसेस एंजॉय वाला तो है, टाइम टेकिंग भी है। और जैसे अब ये डॉक्यूमेंट्री बन करके तैयार है, अभी हम इसको देख रहे थे जागरण फिल्म फेस्टिवल में, कल इसको देख रहे थे हम, तो हमारी ऑडियंस को ये कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ इसको ओटीटी पे रिलीज करने वाले हैं, कहाँ इसको रिलीज अभी देखिए अभी तो क्योंकि नवंबर में अक्टूबर नवंबर में तैयार हुई है और अभी 2-4 ही महीने हुए हैं, तो अभी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह में ही इसका जर्नी चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस महीने के एंड तक हम लोग कहीं ना कहीं ऑब्वियसली किसी ना किसी ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे ये आ ही जाएगी और सबको देखने के लिए मिलेगी। तो हम और हमारी जो ऑडियंस है वो तो पूरी एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आपने चुना, वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट सर, वेरी डिफरेंट। और ये डॉक्यूमेंट्री मुझे मलाल है कि पहले क्यों नहीं आई, और ये आपने मेरा ही काम कर दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस पॉडकास्ट में आज आप बैठे हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है कि आपने इतनी लंबी जर्नी कर करके और आज हम तक पहुंचे आप। ये भी कह लिया जाए कि हम तक पहुंचने में भी आपको 37 साल लग गए। नहीं, मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक अगर आप एक अलग तरीके की आर्ट, वो म्यूजिक है, जैसे आपने बताया कि आपका फोकस म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्री, एडवर्टाइजिंग, जो कि नॉर्मल फिल्म के बाई प्रोडक्ट्स नहीं हैं जी, तो अगर आप उस पे काम कर रहे हैं और अपने पॉडकास्टिंग गेस्ट को आप उस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इट्स अ मोर आर्टिस्टिक जॉनर टू फॉलो। और आप जाने अनजाने में कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बता पाएंगे जो साधारणतया लोगों को शायद जानने को नहीं मिलेंगी। तो congratulations and my best wishes to you and your team. थैंक यू वेरी मच। और हम सर ये पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों को इनवाइट करते हैं सर, देखिए ओटीटी पे जो भी आज कंटेंट है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं सर। और फिल्म की तो बात ही छोड़ दीजिए, तरह तरह की उनके पास बजट रहते हैं। हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष करने के बाद एक चीज तैयार करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, और इवन जो लोग मुंबई में नाटक कर रहे हैं, नाटक करना अपने आप में एक चैलेंजिंग है बहुत बड़ा। और हम उन नाटककारों को बुलाते हैं कि आप आए, अपने नाटक के बारे में बताएं, अपने किरदारों के बारे में बताएं, उनको हम दुनिया तक, समाज तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ऑडियंस मिल पाए। ठीक इसी तरह से उसी कड़ी में आज भी आप आए हैं, तो आपने तो एक ऐसा काम कर दिया कि हमारी खुद की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की चीजों को जन जन तक पहुंचाने की। I'll be thankful for you to। और सर मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया था, इस पॉडकास्ट का नाम है लुक माई शो और इसकी टैग लाइन भी है, ना ये ना वो, ओनली लुक माई शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।